अभी कांग्रेस को मजबूत करने की, बिकॉज अभी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो उसको रिबिल्ड करने का, दिल्ली के अंदर रिबिल्ड करने का आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? जैसे दिल्ली की जनता ने 2013 में एक ऑप्शन के तहत आम आदमी पार्टी को चुना था, आज उससे ज्यादा बुरी हालत आम आदमी पार्टी की है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा है। लोग सिर्फ एक ऑप्शन देखते हैं। देखिए, बीजेपी नेचुरल चॉइस नहीं है दिल्ली की। बीजेपी का कुछ फिक्स वोट बैंक है, क्योंकि वो एक तरीके की राजनीति करती है। उनके लिए दूसरे धर्म की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस की राजनीति है सबको साथ लेके चलने की। अगर कल को ये पेच फंस जाता है सपोज, और आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में से, यदि कल को आपको सिलेक्शन करना पड़ जाए और आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं, तो आपकी प्रमुख पार्टी कौन सी होगी? कोई नहीं, कांग्रेस। केजरीवाल जी। फर्जीवाल जी। बहुत से इल्जाम केजरीवाल जी ने जब 2012-13 की समय में बहुत से इल्जाम लगाए। नहीं, इल्जाम नहीं, पूरी लिस्ट थी वो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है श्री देवेंद्र यादव जी। दिल्ली के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं, और पर्सनैलिटी आपके सामने है। बूढ़े ही नहीं होके दे रहे हैं, 15 साल हो गए, ऐसे के ऐसे ही दिखते हैं। हम प्यार से इन्हें भाई साहब कहते हैं, बिकॉज मैं उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला हूँ। तो आज हमारे पास बड़े दिनों में हमें समय मिला, भाई साहब का बहुत बिजी रहते हैं, और मौसम की और अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार मनीष। सबसे पहले तो बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल फिट। स्वास्थ्य मैंने इसीलिए पूछा, आप बहुत दिनों से मिल नहीं रहे हो, आपके पीछे पड़े हुए हैं। भाई साहब का प्रोग्राम यहाँ है, भाई साहब का प्रोग्राम वहाँ है, तो इतना व्यस्त आप कैसे सेटल कर पा रहे हैं? ये जरूर है। देखो, पिछले कुछ समय से जब से ये जिम्मेदारी मिली है, जी जी जी, तो और आपको पता होगा मैं पंजाब का भी अभी प्रभारी हूँ। जी जी, आप शायद तो पीछे कई उत्तराखंड चीजें के भी हैं। थे ना वैसे प्रभारी? उत्तराखंड, पंजाब से पहले मैं उत्तराखंड का था। राइट राइट राइट। तो उत्तराखंड इलेक्शन के बाद 1 साल और काम किया, लेकिन उसके बाद अब पिछले 1-1.25 साल से जी जी, पंजाब का प्रभारी हूँ। क्या बात। ये तो दिल्ली वाली जिम्मेदारी तो अचानक से आन पड़ी। जी जी, और इंटरेस्टिंग बात, आपको तो ध्यान होगा, हम पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे और दिल्ली में साथ लड़ रहे थे। तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई थी असमंजस कि वाली एक बात तरफ वहां जाता हूँ तो ये बोलना पड़ता है कि आम आदमी पार्टी के ये कुछ किया, क्या बात है, लेकिन क्या नेचुरल बेस्ट अब निकल के आया। राइट राइट राइट, क्योंकि कई हालत अभी क्लियर बात है, राइट। अब क्लैरिटी है। अच्छा, ये आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं भाई? फैमिली के लिए भी टाइम देना है आपको, अपने लिए भी टाइम देना है, आपकी फील्ड में टाइम देना है, बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो बैलेंस कैसे रखते हैं आप? देखिए, ये तो निश्चित ही, जो अगर आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व पूरे होते हैं, राइट, तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। जी जी जी, और हमने जब ठानी कि भाई सोशल लाइफ में रहना है, तो ये पहले से पता था जी 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 कि जो जी, पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। वो थोड़ा सा कम भी होता है। आते हैं कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं बहुत सॉर्टेड हूँ। राइट, कोशिश मेरी ये रहती है कि काम के टाइम पे काम और परिवार के टाइम पे परिवार। जी तो जी मेरे जी, लिए सुबह का टाइम मेरे पूरे परिवार के लिए होता है। क्या बात। उसमें मेरी माँ भी होती है, मेरे बच्चे भी होते हैं, घरवाली होती हैं। तो दैट इज वन क्वालिटी टाइम दैट आई एंजॉय ऑल्सो। और कहीं ना कहीं उनके साथ ये इंटरेक्शन कि दिन में क्या होना है, कल क्या कुछ बीता, जी जी जी, कहाँ पे अप कहाँ पे डाउन। देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं ना, तो लाइफ बहुत मुश्किल होती है। एग्जैक्टली, खास तौर पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आप तो खुद क्योंकि मुझे मेरी पता है वहां का कॉन्स्टिट्यूंसी तो। तो वहाँ जिस तरीके की समस्याएं थी, परेशानियां थी, दिक्कतें थी, तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ शिकायत ही लेकर आता है। जी जी जी, आज 10 साल से मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन आज भी उम्मीद क्योंकि रहती है एक। उम्मीदें हैं, तो इसलिए जी व्यक्ति जी जी जी, जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ बात बताता है। कोशिश भी करता हूँ, जितना हो सकता है उतना करता भी हूँ। जी जी जी, लेकिन जरूर ये बात है कि पर्सनल लाइफ इस सारे जंजाल में डिस्टर्ब तो होती है। आपकी पॉलिटिक्स को लेकर कभी होता है ना कि पर्सनल रिलेशनशिप पे उसका अफेक्ट पड़ता हो, तो वो लगता है कि हाँ, पड़ता तो होगा।
मैंने कहा ना कि जब आप सॉर्टेड होते हैं, जैसे भाई घर में बच्चे का बर्थडे है, हाँ, और भाई साहब कहीं गए हुए जी यात्रा में, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप अपने परिवार को उस तरीके से तैयार करते हैं। जी जी जी, बेटा कल जाना है, थोड़ा बिजी रहना है। क्या लेकिन फिर भी देखिए, उम्मीदें तो होती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, फादर, मदर को अपने बच्चे से कुछ उम्मीदें होती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो वहां पे कई बार होता है, बट दैट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेज। जी 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 जी, और अंडरस्टैंडिंग फैमिली है तो बात भी समझते हैं। इवेंचुअली जल्दी मेकअप हो जाता है। जी 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 जी, होना तो लाजमी है, लेकिन मेकअप जल्दी हो जाता है। भाई वो अंडरस्टैंड भी करते हैं ना चीजों को, ऑब्वियसली भाई इस लाइन में है तो एक सार्वजनिक जीवन हो जाता है एक तरीके से, तो वो समय वैसे। और इवन मुझे लगता है कि ये टाइम तो आपने भी अच्छे से देखा होगा, बिकॉज मैं आपके क्षेत्र से ही हूँ, तो मुझे जैसे आपके फादर साहब श्री महेंद्र यादव जी, तो उनका भी सेम आपके वाला तरीका था, लोगों से मिलते थे, आना जाना, ये वो सब उठ बैठती, तो वो चीजें आपने बड़े अच्छे से देखी होंगी, जो अब मुझे लगता है कि आपके बाद आपका बेटा बड़े अच्छे से देखता होगा कि भाई अब पापा तो जिस टाइम आना है तो उसी टाइम आना है। नहीं, ये रहता है सामाजिक जीवन में। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आदमी उसको अडेप्ट कर ले जी, तो उसकी आसान हो जाती है जिंदगी। और कहीं ना कहीं आप दुविधा में रहते हैं, ये कर लूं या वो कर लूं। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को जो मेरा पूरा परिवार है, जिसमें मेरी एक सिस्टर है, भाई है, चाचा है, वी स्टिल आर वेरी क्लोजली knit। जी जी, और भाई की बात करूं तो अभी काम धंधा तो वही करता है, मैं तो सिर्फ सामाजिक काम करता हूँ। तो अगर कोई फैमिली बिजनेस है और जो अन्य मामले हैं सारे वही उससे कहीं ना कहीं मुझे छुटकारा मिल जाता है, तो थोड़ा समय उस तरीके से मैनेज हो पाता है। सर अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है और पूरे माहौल में पूरी गर्मी है, दिल्ली का मौसम हालांकि ठंड वाला है, सर्दियां हैं, पर चुनावी माहौल देखा जाए तो गर्म है। तो दिल्ली की जो अब आज की स्थिति है इलेक्शन की, तो उसको आप अपने व्यू से कहां पर देखते हैं, मतलब क्या लगता है आपको इन फ्यूचर? देखिए, ऐसा है कि 10 साल एक आंधी आई थी जी, मैं कहूँ तूफान था, आंधी भी नहीं। तो उसमें अच्छे अच्छे दरख्त जो थे वो भी गिर गए थे। और लोग जब किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो रज के विश्वास आंख बंद करते करके करते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अब इसके ऊपर भरोसा है तो इसको देखना है। 10 साल में वो जो आंधी थी वो अब हवा भी नहीं रही। अच्छा, वो फैन स्लो हवा पड़ जो गया है वो उल्टी चल पड़ी है। जी, और उसका कारण रहा क्योंकि बातें आदमी के कैरेक्टर में क्या है और वो दिखाता क्या है, वो कहीं जब एक्सपोज होता है। मैं एक नकली जिंदगी सामाजिक जी लूं और पर्सनल लाइफ दूसरे उसके बिल्कुल उलट हो मेरी, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है हर एक आदमी को। और वो अफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है कि मुझसे वादे तो बात कर ली, लेकिन उन वादों के ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं। उन वादों में मैं हर चीज में बहानेबाजी शुरू कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की जो ये राजनीति थी, जिसमें वो लंबी सी शर्ट पहन के लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते थे भाई मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, कमिश्नर हूँ, और राजनीति में सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि मैं राजनीति को बेहतर करना चाहता हूँ, और राजनीति बेहतर होगी तो देश का भला होगा। आज जब उनकी इमेज बिल्कुल उसके उलट दिखती है, चाहे वो करप्शन वाली बात हो या अगर मैं बात करूं कि उनकी पर्सनल लाइफ, जो आदमी बच्चों की कसम खा ले, एफिडेविट दे दे कि मैं किसी को समझौता नहीं करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़े नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और 10 साल में ही एक ऑटोक्रेट की तरह वो सब चीजें उसके उलट जब नजर आती है तो लोगों के आंखों से चश्मा हटा है। इस दौरान मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं भी पूरी कोशिश की कि भाई अपने इस पार्टी की जिसकी जिम्मेदारी मिली है, शैटर्ड थी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मौजूदा जो हमारे अध्यक्ष थे वो छोड़ के गए थे, लेकिन 8 महीने का समय
एक ऐसा समय मिल गया जिसमें मैंने हर व्यक्ति से, जो कांग्रेस विचारधारा का था, कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी संगठन के साथ जुड़ा था, हमारी कांग्रेस के जी 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 किसी भी घटक के साथ जुड़ा था, उनसे सबसे मुलाकात की। उनसे बजाय कि मैं अपना व्यू उनके ऊपर थोपूं, उनसे मैंने कोशिश की कि वो मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, कैसे ठीक किया जा सकता है। और कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाओ, अगर वो आपसे 10 मिनट खुशी से, हंसी से आपकी बात पूछ लेगा, आधा तो आदमी वहीं ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे संगठन के लोग थे, जी जी जी, वो आधे से तो वहीं ठीक हो गए। और जो फिर किसी जब उनको कारणवश कहीं कहीं ना कहीं राइट, किसी को किसी से कोई इशू थे, किसी को किसी चीज से थे, जी जी जी, सबसे बड़ी बात थी कि मोटिवेशन चाहिए था। राइट, और जब उन्होंने देखा कि देवेंद्र यार पागलों की तरह लग रहा है, घर बार छोड़ के दिन देख नहीं रहा, रात को नहीं देख रहा, चल पड़ता है, सबके साथ खड़ा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा जो बेसिक नेचर की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक नेचर मेरा वो रहा है कि भाई सबको अकोमोडेट करना। राइट, तो कहीं ना कहीं वो अकोमोडेशन की जो मेरी शुरू की एक नेचर है, उससे लोगों के दुख दर्द सुनने से, और जब हम उनको एक डायरेक्शन पे चलाना शुरू कर देते हैं, जी जी, जैसे मैंने अपने यहाँ पे छोटी छोटी मीटिंग शुरू की, मंथली मीटिंग शुरू की, कि आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो चीजें दो, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकलेंगे, सॉल्यूशन आएगा ना। अगर हम बैठेंगे ही नहीं, जी जो जी नॉर्मली बेसिकली हमारी इस संगठन में पिछले कुछ समय से हो रहा था, जी जी, तो हमने वो बैठकें शुरू की, रूटीन की बैठकें शुरू की, किसी आपस में गिले शिकवे थे वो भी खत्म हुए, डायरेक्शन दिया गया कि भाई अब हमें इस करप्शन के खिलाफ वो करना है, अब पानी नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अब पानी बरस गया है तो पानी उसके जल खिलाफ भराव के लिए करनी लड़ाई है। लड़नी है, युवाओं की अगर जी जी जी, पानी गंदा हो गया तो उसके गंदा लिए हो गया लड़नी उसके है, लिए। तो जब आप किसी को एंगेज रखते हो, जब आप किसी को काम देते रहते हो, जी जी तो वो आदमी उस काम में बिजी हो जाता है रादर देन इंटरनल इनफाइटिंग के। जी तो वो इनफाइटिंग खत्म हुई, संगठन बेहतर हुआ। और आपको तो मालूम है, मैं अभी पिछले 1 महीना जब पोल्यूशन पीक पे था, उस समय सड़कों पर था, जी जी जी, दिल्ली न्याय यात्रा हमने निकाली। उसके द्वारा हमारा जो लोगों से कनेक्ट था, जितना उस समय हमारा कनेक्ट हुआ, मैं मानता हूं कि उससे हमें हमारी पूरी जो पार्टी का रिवाइवल कहीं ना कहीं वहां से देखने को मिला। जी जी तो जी, आज निश्चित ही हमें ये महसूस होता है कि हाँ, जैसे दिल्ली की जनता ने 2013 में एक ऑप्शन के तहत आम आदमी पार्टी को चुना था, आज उससे ज्यादा बुरी हालत आम आदमी पार्टी की है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा है। लोग सिर्फ एक ऑप्शन देखते हैं। देखिए, बीजेपी नेचुरल चॉइस नहीं है दिल्ली की, ये मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। जी, हालत क्या है कि लोग, बीजेपी का कुछ फिक्स वोट बैंक है, क्योंकि वो एक तरीके की राजनीति करती है, और उस में बिल्कुल सीधा सीधा ये है कि हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ। उनके लिए दूसरे धर्म के कोई जगह नहीं है। कांग्रेस की राजनीति है सबको साथ लेके चलने की। कांग्रेस की राजनीति है, कोई दलित है, पिछड़ा है, समाज में किस तरह पिछड़ गया, तो उसको जरूर आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो वो राजनीति हमेशा चलने वाली राजनीति है, क्योंकि ये देश तो उन्हीं का बना है ना। अगर एक गुलदस्ता होता है, एक ही तरीके के फूल होंगे, तो वो अलग ज्यादा तरीके देर नहीं का चलेगा। बुके बन लेकिन जाएगा, हमारा जो देश है, वो सब तरीके के गुलदस्ते में, उस गुलदस्ते में सब तरीके के फूल है, और इसलिए वो खूबसूरत है। इसलिए अलग अलग कलर्स हम और ह्यूज हमें देखने को मिलते हैं। जी जी जी, तो निश्चित ही इस बार मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जनता परेशान है। मुझे उम्मीद है कि लोगों के आंखों से वो जो भारतीय जनता पार्टी ने चश्मा लगाया था, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, वो हट गया है। इनका भ्रष्टाचार का और गरीब के साथ खड़े होने वाला जो चश्मा इन्होंने चढ़ाया था, वो हट चुका है। तो एक उम्मीद बहुत अच्छी है, बेहतर है। जैसे अभी आपने बात की दिल्ली गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स की, जैसे भाई पानी की प्रॉब्लम आपने बताई, उसमें एक दो प्रॉब्लम्स और, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बड़ा बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी बड़े अधिकारी हैं या जो भी नेता लोग हैं, तो उस पर आपके क्या व्यूज हैं? क्या आपको लगता है कि वो एग्जैक्ट फिगर देते हैं एजुकेशन की और हेल्थ केयर की? नहीं, बात फिगर की नहीं है, ये तो हमारे सामने फैक्ट्स हैं। आपको याद होगा कि
इन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल खोलेंगे 5 साल में। जी। आज हालात ये है कि सिर्फ 39 स्कूल जी 10 साल के कार्यकाल में हम्म, खोल पाए, और उसके एवज में अनएडेड स्कूल्स जो हैं, एडेड स्कूल्स हैं, अगर हम उनकी गिनती कर लें तो वो कम हो गए, जी जी जी। वो बहुत ज्यादा कम हो गए। हम्म। आज अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का फिगर देखें, जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, उसके हिसाब से आपको वो नहीं मिलेंगे। सिर्फ हमारी बिल्डिंग को कलर कर देना, पेंट कर देना, वो उससे स्कूल नहीं बनता, माफ करना। स्कूल बनता है कि वहां पे एजुकेटर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, अध्यापकों की संख्या पूरी अध्यापक हो, कितनी है, प्रिंसिपल है कि नहीं है, बच्चों के लिए फैसिलिटीज उनके लिए फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, उनको वो कंड्यूसिव माहौल दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। आज कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड एक रिजल्ट बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को कंपलसरी फेल कर दिया जा रहा है, ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दुनिया देखती है तो वो बेहतर लगना चाहिए। आज 9वीं और 11वीं के आप ड्रॉप आउट्स देखेंगे, उनको धकेल दिया जाता है कि आप ओपन स्कूल से पढ़िए। तो ये जो मॉडल है, ये कामयाब मॉडल नहीं है। जी जी जी। और आज अब सबके सामने खुलने लगा है। आज आधे से ज्यादा स्कूलों के प्रिंसिपल नहीं है, माफ करना, टीचर्स वो है वो गेस्ट टीचर्स ही है। जी जी जी। आप 10 साल में टीचर्स की जो हमारी वैकेंसीज हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरे नहीं कर पा रहे हो। क्या कारण है भाई? तो सिर्फ कहना और हकीकत वो बिल्कुल अलग है, और यही प्रॉब्लम है इस सरकार के साथ। और आज की दिल्ली की स्थिति की यदि बात की जाए, यदि प्रॉब्लम्स की बात की जाए, तो पोल्यूशन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आपके पास या कांग्रेस के पास पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटजी है? बिकॉज हम जो इनके वो करते हैं, भाई ग्रीन टैक्स लिया जाता है, कोई गाड़ी एंटर करती है, वो कहाँ जाता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या सिर्फ ग्रैफ 4 लगा देना या BS4 गाड़ियों को बंद कर देना सोल्यूशन है इसका? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ, हम हमेशा ही एक बात कहते रहे कि हमने किया है और करेंगे। पहले मैं किया है वो उस पर बात करता हूँ। 4% ग्रीन था जब हम 98 में हमारी सरकार बनी जी। 4% को हम 21% ले गए 15 साल में जी। अर्थात हमने ग्रीन कवर जो दिल्ली का था वो बढ़ाने का काम किया। पिछले 10 साल में वो सिर्फ 2% बढ़ा है। जी जी। मैं आपको बताता हूं कि हमने जब लगा कि पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, हमने जापानीज फंड को लाकर कोशिश की कि यमुना को बेहतर बना सके। यमुना एक्शन प्लान्स बनाए, और उसके तहत हमने जो लोगों का, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बहन थे, उनका सीवेज जो था उसको लोकली ट्रैप करने की कोशिश की, ताकि हम उनका ट्रीटमेंट करने के बाद उसको फिर यमुना में जी 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 जी। हमने वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, एप्रिसिएशन मिला। अब हालात ये है कि उनकी अपनी कंपनीज जो जो ये दिल्ली जल बोर्ड है, वो एडीबी ने के प्रोजेक्ट है, उन्होंने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। जी जी जी। हालात ये है कि हमने, आपको याद होगा, जब हमें लगा कि पोल्यूशन डीजल की गाड़ियां कर रही हैं, तो एक झटके में हमने डीजल की बसें हटाई और सीएनजी की लगभग 6000 उस समय बसें हम लेकर आए। हमने जब देखा कि केरोसिन ऑयल से दिक्कत हो रही है, तो हमने केरोसिन डिपोज से बंद किया। जी जी जी। और उसके बदले में फ्री में सिलेंडर्स दिए। सिलेंडर्स आए थे, हाँ। तो ये कुछ एफर्ट्स थे जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात थी। देखिए, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं करेंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी लोगों की को नहीं देंगे, तब तक ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जो पोल्यूशन का सबसे ज्यादा हिस्सा है वो व्हीकल से आता है या डस्ट पार्टिकल से आता है। तो आप हर समय सड़कों को खोद के रखेंगे, आपको जब तक जो प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उनको डिस्करेज नहीं करेंगे। लेकिन डिस्करेज करने का मतलब ये नहीं है, आप बैन तो लगा सकते हैं,
लेकिन उस व्यक्ति को सुविधा क्या दी कि वो अपने काम पे जा सके। जी जी जी। तो वो जो सुविधा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना, मुझे याद है मतलब एक बड़ा नेटवर्क जो है मेट्रो का, अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ तो बड़ा नेटवर्क हमने मेट्रो का तैयार किया। हमने अच्छी बसेस जिसमें एसी बसेस भी डालने का काम किया ताकि जो आदमी ट्रेवल करना चाहता है वो कंफर्ट के साथ ट्रेवल कर सके। वो एक अच्छे सुविधा के साथ घर से निकले तो उसको वो मिल जाए। पिछले 10 सालों में जहां हमारी जो बसेस थी 5600 से लेके आज 3300 पे रह गई हैं। आज का जो कम्यूटर्स हैं, मुझे याद है कि हमारे समय में 43 लाख 43.5 लाख एग्जैक्टली मैं बात करूं तो कम्यूटर्स होते थे जो डीटीसी से ट्रेवल करते थे। आज वो 23 लाख रह गए। जी जी जी। इसका मतलब आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो लूज कर गए। और उसके बदले में आज हर रोज इतनी गाड़ियां नई सड़कों पर उतर रही हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको और बेहतर कर सकें। एक लास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी है, हमने मेट्रो डाली, तो मेट्रो से अब हम यहाँ गुवाहाटी एनक्लेव इधर बैठे हैं। जी जी। अगर स्टेशन से उतर के मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तो माफ कीजिएगा मैं नहीं लूंगा, नहीं लोगे। लेकिन अगर मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर दूं, अब हम आप स्वरूप नगर रहते हैं, जहांगीरपुरी उतरे या समयपुर बादली वाले स्टेशन पे उतरे, अगर मैं वो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करा दूं तो आप और मैं हम सभी मेट्रो में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। वो कनेक्टिविटी तो ऑब्वियसली लास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जोड़े। हमारी कोशिश रहेगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर सके। आपको याद होगा शीला जी के समय हमने जब देखा कि भाई मेट्रो के अलावा और क्या चीजें डाल सकते हैं तो मोनो रेल का प्रोजेक्ट जी 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 हमने बीआरटी शुरू किया था ताकि व्यक्ति अपने आप को ऐसे लगे कि जैसे मैं गाड़ी में ही जा रहा हूँ। जी जी। बेहतर सुविधाएं मिले, अच्छे से ट्रांसपोर्ट, कम समय में ट्रेवल कर पाऊं। तो वो एक बहुत सोची समझी एक पहल थी जो नॉर्मली आदमी जल्दी से नहीं समझ पाता है। उसका खामियाजा भुगत रहे हैं आज हम। 10 साल में ऐसे लोगों को दे दिया जिन्होंने सिर्फ बात करनी है। जी जी। वो बात ही कर रहे हैं लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं कर रहे। यदि बात की जाए कि अभी कांग्रेस को मजबूत करने की, बिकॉज अभी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो उसको रिबिल्ड करने का, दिल्ली के अंदर रिबिल्ड करने का आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? खाली सिर्फ वादों पे चल जाएगा या जो अभी आप मेन स्ट्रीम में नहीं होते वे भी जो काम कर रहे हैं इन पे आपको भरोसा है कि भाई हम जो, जैसे आपने यात्रा की या आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया था कि जिसपे खत्ता हटाओ दिल्ली बचाओ, एक अभियान आपने चलाया था, बहुत शानदार था वो, उसमें हम प्रशंसक हैं आपके साथ हैं, हम साथ रहे भी थे। तो वो जो चीजें हैं क्या आपको लगता है कि उनसे कांग्रेस रिबिल्ड हो जाएगी? देखिए निश्चित ही संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये रही और पहले 3 महीने मैंने इसी पे जोर दिया कि मेरा संगठन बेहतर हो सके। जी। संगठन के साथ साथ आपको वो सोच लेनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सॉल्यूशन कहाँ है। जब तक सिर्फ प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर लें, उसका विरोध कर लें, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं देते। अभी आपने चर्चा की कि ट्रांसपोर्टेशन का या पोल्यूशन का एक इशू है, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? मैंने आपको बताया कि हमने पहले ये चीज किया और उसके साथ साथ आगे का विजन मैंने आपको सामने रखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं और उसका विजन साथ में नहीं देंगे तब तक कोई चीज चलने वाली नहीं। और हमारे पास स्पष्ट विजन है। आज अगर हमने कुछ गारंटीज लोगों को दी हैं तो उसके पीछे ये नहीं है कि हम रेवड़ी देना चाहते हैं, उसके पीछे ये नहीं है कि हम फ्री कोई चीज करना चाहते हैं। हमने, क्योंकि आज की जरूरत क्या है, आज समाज में किस तरीके से लोग पिछड़े हैं, उनको कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे सके, हमारी वो उस लाइन पे कोशिश है। जी। आपके मैनिफेस्टो में कुछ पैसे देने की बात है महिलाओं को? जी जी बिल्कुल है। तो मैं अगर चर्चा आप मैनिफेस्टो की करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ आपको। जी जी जी। आज जो हालात दिल्ली के हो गए, जी जी, जिसमें महंगाई बढ़ गई है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में एक साधारण परिवार के लिए
रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो गया। सरकार ने रेवेन्यू कलेक्शन का काम तो अच्छा किया, लेकिन क्या जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो उसके लोग हैं, उनके बेहतर जीवन के लिए कुछ किया? नहीं किया। मुझे याद है 37,500 करोड़ का बजट था, जो रिसीट थी वो इतने की होंगी, तभी तो उसका इतना बजट किया। आज 77,000 करोड़ का बजट है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मेरी आपसे जेब से उन्होंने 77,000 करोड़ रुपए तो ले लिए, लेकिन हमें दिया क्या? खर्च क्या हुआ? आज महंगाई बढ़ गई, आज बेरोजगारी बढ़ गई, आज जो हमारे बुजुर्गों को पेंशन हमारे समय में मिलती थी वो बंद हो गई, आज राशन कार्ड बनने बंद हो गए। तो जो सरकार से सुविधाएं मिल सकती थी या मिलनी चाहिए थी, वो हम दे नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में महिला का पूरा समय इस बात पे निकलता है कि मैं शाम की रसोई कैसे तैयार करूंगी। तो मैं ये चाहते हैं, हम कांग्रेस ये चाहती है कि हम जो उसकी जो चिंता है उससे उसको मुक्त करें। जी। और इसलिए उसको 2500 रुपये महीना हम अगर उसको देते हैं महिला को, तो उसकी वो चिंता खत्म होगी और उसका ध्यान अपने परिवार को बेहतर करने के लिए लगेगा। वो टेंशन फ्री होकर उस काम पे लगेगी कि भैया ठीक है, मेरे बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी परवरिश बेहतर करेगी, जो इस नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमने 2500 रुपये दिया, इसलिए हमने उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की है, इसलिए हम उनको चीनी, आटा, दाल, चावल, तेल और चाय की पत्ती देने की बात कर रहे हैं, ताकि उसको, महिला को एक परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है। जी। उसको अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है, तो वो चिंता मुक्त होकर कि मेरी किचन सेफ है, हाँ, सेफ है, अब मैं चिंता करने की जरूरत नहीं और हम ये काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 25 लाख रुपए की बात, इंश्योरेंस, आज आपने अभी चर्चा की पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, और आपको तो स्वरूपनगर में रहते हैं, पानी कितना आता है सरकारी, हाँ, सब क्लियर है, और कितना गंदा पानी आता है वो भी आपके सामने है। जब पोल्यूशन इतना ज्यादा है, पानी आप गंदा सप्लाई कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक आपके मोहल्ले में भी होगा। आप समझ गए मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? जी। तो ये बातें करना और उसको एग्जीक्यूट करना वो बहुत डिफरेंट है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे लोग, हर घर में बीमारी हो गई, और देन किसकी है? क्या पोल्यूशन को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? क्या पोर्टेबल पानी हर घर तक, हर नल में पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? तो अगर वो दें तो ये समस्या ही नहीं हो। लिहाजा हमने ये सोचा है कि भाई अगर कोई बीमार होता है और उसको 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हम उसको प्रोवाइड करें, ताकि वो जो है अपनी जो समस्याओं का जो एक्स्ट्रा बर्डन, आज सरकार की देन है, हमारे पौष्टिक आहार नहीं दे पाते, हवा में जो है वो पोल्यूशन है, गंदा पानी आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है, सांस की, लीवर की, हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके लोगों को अपनी कमर टूट जाती है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। इसलिए हमने तय किया कि 25 लाख का इंश्योरेंस, जो एक हमारी सफल स्कीम थी राजस्थान की, उसको हमने यहाँ पर लागू करने का काम किया। और इसी तरीके से अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करूं कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज आप नहीं दे पा रहे, या किसी को आप कोई काम करने का स्पेस नहीं दे पा रहे, तो किसकी जिम्मेदारी है वो? तो युवा इस ऐसी स्थिति में भटक रहा है। तो हमने ये तय भी किया कि 1 साल के लिए 8500 रुपये महीना में हम बच्चों की जो ट्रेनिंग किसी भी प्राइवेट कंपनी में कराएं, ताकि उसको अपने पॉकेट पे भारी नहीं पड़े, अपने स्किल को बेहतर कर सके। इसलिए 8500 रुपये महीना एक साल के लिए, ताकि वो अपने स्किल्स को बेहतर कर सके, या तो उसी कंपनी में एडजस्ट हो जाए, नहीं तो जब बाहर आए तो कम से कम अपना कोई धंधा शुरू करना चाहे तो उसके पास वो स्किल हो। तो उस तरफ से फिर लोन की फैसिलिटी हम करवाएंगे कि भाई इनको इजी टर्म्स पे लोन मिल जाए और वो अपना धंधा कर सके। तो ये इस तरीके की योजनाएं थी जो जरूरी थी। और मैं बात करूं अगर बिजली की भी, तो आपको याद होगा केजरीवाल जी कहते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, जो बिजली वितरण कंपनीज हैं,
ये घोटाला कर रही हैं, इनकी ऑडिट होनी चाहिए। आप साहब जब से आप 10 साल आए हैं वो घोटाले बंद हो गए, आप सीधा उन्हीं को पैसे दे रहे हैं। जी जी। तो हमने ये तय किया, जितना हमने कैलकुलेट किया कि जितना बजट वो इन डिस्कॉम कंपनीज को दे रहे हैं, अगर उतना ही पैसा हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, डीबीटी के तहत कंज्यूमर के खाते में डलवाएंगे, तो वो हम इतने पैसे से ही हम ज्यादा बिजली दे सकते हैं। लिहाजा हमने तय किया कि भाई 300 यूनिट हम कम से कम लोगों को फ्री देंगे। जी जी। तो ये सारी चीजें हम वी डोंट बिलीव इन फ्री बीज एज सच। हमारा बिलीफ ये है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी जनता के प्रति, वो हमारी होनी चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी किसी भी सरकार की है, और उस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमने ये सारी चीजें लागू करने का काम किया। बेसिकली हम आपके मैनिफेस्टो में आपके फ्यूचर प्लान्स की एक झलक देख सकते हैं। शॉर्ट में यही हुआ ना कि भाई जिन चीजों पे आपने वर्क चाहे किया, हमने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, क्योंकि यही पैसा सर्कुलेशन में आता तो इकोनॉमी भी बेहतर होती है। आपके विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें, बादली की, जहाँ पर आप सुपरस्टार हो तो उसके लिए आपके पास क्या स्पेशल विजन है कोई? देखिए, मैं बहुत कम समय मिला था जब ये मौका मिला विधायक के रूप में। जी जी। लगभग 6 साल मुझे मिले। 6 साल में हमने, क्योंकि विजन के साथ हमने अपनी बादली को डेवलप करने की कोशिश की थी, तो पहले ही टर्म में मुझे खुशी है कि हमने मेट्रो को, आई रिमेम्बर 4.2 किलोमीटर्स का एक्सटेंशन करवा के समयपुर बादली तक लेकर आए। जी 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 जी। हमने देखा कि कुछ रेलवे ब्रिजेस हैं, फाटक्स हैं, उनको हटवाना जरूरी था। तो उसमें हमने, वो एक बड़ा इशू था अपने टाइम पे। डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू था। हम रोहिणी से बिल्कुल साथ लगते हुए भी कनेक्टेड नहीं थे। जी 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 जी। तो हमने वो अंडर ब्रिज बनवाने का काम किया। हमने बादली में भी सेम अंडर ब्रिज बनवाया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि स्वरूप नगर के पास में हमने जगह आइडेंटिफाई की कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए कॉम्प्लेक्स बनवाया जाए, और उसकी बाउंड्री भी करवाई, उसके ग्रिल भी लगाया, उसका भरत भी करवाया, और 23 करोड़ रुपए उसके एक मिनी स्टेडियम के लिए सैंक्शन भी कराए। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार बदली, और वो प्रोजेक्ट आज बाउंड्री में से जो पत्थर हमने अच्छे अच्छे लगाए थे वो पाड़ के ले गए लोग। संगमरमर गायब हो गया उसका। तो मेरा मतलब ये था कि हमने ये सोचा कि भाई हमारे यहाँ पे झुग्गियां हैं, उनके लिए कम से कम पक्की छत दी जाए, और जो जगह स्पेस खाली हो तो उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। हमने 7400 फ्लैट, हमारे जो मेरा स्वरूप नगर ऑफिस है उससे थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो आपने देखे होंगे बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए। हाँ, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल पहले हमने बना के तैयार कर दिए, लेकिन ये चाबी नहीं दे पाए। आपको मालूम ही है, खत्ता आंदोलन हमने खड़ा किया, 16 से लगातार संघर्ष किया, सड़कों पर भी गए, कोर्ट में भी गए, एनजीटी में भी गए, और इवेंचुअली शुरू तो हुआ, लेकिन आज भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। आपने देखा कि हमने सीवेज के ऊपर जोर दिया। हमने लगभग उस समय 125 करोड़ का एक टेंडर हमने कराया, 40 करोड़ का स्वरूप नगर और ये श्रद्धानंद वाले एरिया का, जो जहाँ पर सीवेज नहीं था, उसका टेंडर कराया। एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की तरफ हमने कदम रखे थे। जी। लेकिन आज पानी के लिए भी मैं बता दूं, हमने दो बूस्टिंग जो पंप हैं, स्टेशंस हैं। एक स्वरूप नगर, जब आप जाते हैं स्कूल के पास में, वहाँ जल बोर्ड का 15 नंबर में बड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, वो 10 साल से बन के खड़ा है, वो वहां तक ही पानी नहीं पहुंचा, आगे क्या बूस्ट करेगा? वो आपका रिबन कटिंग की वेट कर रहा है। पानी लाएंगे और उसको भी करेंगे। ऐसे ही जहांगीरपुरी में हमने किया। भाई हमारा हक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट का सपना देखा और उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए। 10 साल में जो सीवेज डाले थे उनके कनेक्शन नहीं हुए,
10 साल में जो पानी की लाइन डाली थी उसमें पानी नहीं आता, आता है तो गंदा आता है। बूस्टिंग स्टेशंस तक पानी नहीं पहुंच रहा है। 10 साल में जो स्टेडियम का सपना देखा वो आज उसकी ईंट और पत्थर लोग बाहर निकाल के ले गए। स्वरूप नगर का पार्क की बात करें, उसमें ट्रैक बनाए, लाइट लगाई, बेंचेस डाले, सब व्यवस्था पर, आज वहां पे जुए का और नशे का अड्डा बन के रह गया। सब खत्म हो गया। तो ये ऐसी चीजें थी जो हमने एक बेहतर बादली बनाने के लिए सुनिश्चित की थी। तो हमारा विजन क्लियर है अब, क्योंकि वो चीजें छूट गई हैं, पहले तो उनको स्ट्रेंथन करना है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो काम धंधे वाले लोग हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनकी ये सुनिश्चित करना कि मुझे पुलिस वाला नहीं आके धमकाएगा। कल मैं गया था राणा पार्क में, एक बड़ी सभा थी, वहाँ मेरे एक साथी ने, मुझे तो पहचानते, तो एक मेरा साथी कोई मूंगफली भी खाने लगा, उसने बताया कि भाई साहब यहाँ पे खड़ी होने के लिए 1500 रुपए महीने देने पड़ते हैं। अरे रिक्शे वाले को, उसको, वो जो रेडी वाले को। जबकि कांग्रेस की सरकार ने एक कानून पास किया था कि वेंडर्स का हम पॉलिसी नहीं, एक्ट लेकर आए कि उनकी वेंडिंग जोन बना दें, उनको वहां पर परमानेंट, जिससे पुलिस वाले का करप्शन खत्म हो जाए, जिससे कॉरपोरेशन का करप्शन खत्म हो जाए, उनको हम परमानेंट ठिए पकड़ा दें। हम कोशिश करेंगे कि उनको वो सिक्योरिटी दे सकें, कि उनको किसी के डंडे की इंतजार नहीं करें, कोई उनकी हिम्मत नहीं करेगा कि उनके रेडी को पलटा सके। जी। और ऐसे नए एवेन्यूज हमारे नए युवाओं को अपना काम डेवलप कर सकें, चाहे वो डिफरेंट स्किल्स के तहत हम बेटर कर सकें। मुझे याद है, मैं एमएलए था तो हमारी आईटीआई जहांगीरपुरी होती है। जहांगीरपुरी में वही पुराने समय की बसेज आती थी डीजल, उन्हीं के ऊपर वो टूल्स और उन्हीं के ऊपर वो ट्रेनिंग करवाते थे। हमने टाई अप किया टाटा मोटर्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने उसको कंबाइन किया। आज वहां से जो बच्चे निकल रहे हैं वो आज की पढ़ाई करके और आज के प्रैक्टिकल करके तब बाहर निकलते हैं, तो उनका उम्मीद होती है कि एक स्किल उनका डेवलप हो गया। तो ये सोच की बात है, ये कमिटमेंट की बात है, और कहीं ना कहीं हमारे पास वो विजन है, ना सिर्फ बादली के लिए बल्कि दिल्ली के लिए। जी। अच्छा, अभी आपने बहुत सारे डंडे मार दिए हैं। अब जैसे शुरुआत में आपने बात करी थी कि हम बड़ी असमंजस वाली स्थिति में पड़ जाते हैं कि पंजाब में तो हमें ऐसे बोलना पड़ता है और दिल्ली में हमें ऐसे बोलना पड़ता है। अगर कल को ये पेच फंस जाता है सपोज, और आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, मैं पर्टिकुलर आपके लिए वैसे क्वेश्चन है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में से यदि कल को आपको सिलेक्शन करना पड़ जाए और आप ऐसी स्थिति में फंस जाए, तो आपकी प्रमुख पार्टी कौन सी होगी? कोई नहीं, कांग्रेस। मजा आया। कांग्रेस मतलब छोड़ देना उचित समझेंगे? बेहतर है। देखिए, गलतियों से आदमी सीखता है, सुन लो, और अगर गलती से भी नहीं सीखेगा, अगर गलती से भी नहीं सीखेगा तो फिर क्या करेंगे? तो कांग्रेस जो है वो गलतियों से सीख लेकर, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि हम दिल्ली में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, एक एंटाइटी की तरह पहले गलतियां की हैं और उसको मैं मानता भी हूं, उसका खामियाजा भी हमें भुगतने को मिला, लेकिन आगे इस तरीके की गलती नहीं होगी। आगे अगर इस तरीके की गलती होती है वो ब्लंडर होगा। फिर प्रॉमिस करवा रहे हैं आपसे। पक्का। वो कोई तो समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। वो कहते हैं ना, राजनीति असंभावनाओं का नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ अनिश्चितताओं का, क्योंकि निश्चित ही होता है, लेकिन जब आप एक बार दो बार कुछ चीजें करके देख लेते हैं और नहीं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उन पे डिसीजन लेना कोई वो नहीं है। सीखने को मिला है, और सीखने का यही है कि हम कोई समझौता नहीं। अगर हम बात करप्शन की करें, सपोज अभी हम किसी को भी सपोज वो कर रहे हैं कि भाई उस बंदे ने ये इलीगल काम किया या वो जेल गया, ये ऐसे हुआ या वैसे हुआ। सपोज कल को आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता और किसी इलीगल काम में मिलता है या कहीं गलत साबित होता है, तो उस पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, बहुत से इल्जाम केजरीवाल जी ने जब 2012-13 के समय में बहुत से इल्जाम लगाए और बहुत से लोगों को
कॉमनवेल्थ में ये लगा कि भाई ये इन्वॉल्व है कुछ इल्जाम नहीं, पूरी लिस्ट थी वो, तो सबने देखी लिस्ट, तो वो खत्म हो गई ना। जैसे आप चुन के आए, सत्ता में आ गए, उसके बाद तो कोई किसी के ऊपर एक चार्ज नहीं लगवा पाए, क्योंकि सिर्फ मैं अपने ही कागज में कुछ भी लिख लूं तो कितने भी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन उसको प्रूव करना तो उनकी ड्यूटी थी। एक व्यक्ति को सजा नहीं हुई, एक व्यक्ति को चार्ज नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर एफआईआर भी हुई, कोर्ट भी गए, जेल भी गए, और लगभग आधी जो कैबिनेट थी वो जेल चली गई। तो मेरा मतलब ये है कि मैं आपको जो बात बताना चाहता था कि सीएजी ने कुछ इंडिक्टमेंट की, हमने किसी को भी शील्ड करने की कोशिश नहीं की उस समय भी, चाहे इकोनॉमिजी थी, जो अलाइड पार्टनर्स थे उनके ऊपर इल्जाम लगे, हमने शील्ड नहीं की, कोर्ट ने उनको बरी किया। कई बार ये इल्जाम हम पे लगता है कि हम सच्चाई के साथ भी शायद खड़े नहीं हो पाते। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल ये मानता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई डील नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करप्शन में पाया जाता है, अगर कोई गलत प्रैक्टिसेस में पाया जाता है, तो सबसे पहले हम होंगे उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले। क्या बात, बहुत बढ़िया। यदि बात की जाए पुराने समय की, 84 के दंगों की, तो क्या कांग्रेस पार्टी उससे मुक्त हो चुकी है, उन आरोपों से मुक्त हो चुकी है? देखिए, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि आज हम ये बात पहले भी कहते रहे कि कुछ काडर आवेश में आके उन्होंने कुछ चीजें गलत की और उसकी गलती हमने मानी। लोगों ने समय के अनुसार उसको एक्सेप्ट किया, हमारी गलतियों को, और क्या शायद हम जो स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते थे उस समय, इमोशनल समय था, उस समय सरकार भी जैसी परिस्थितियां रही, प्रधानमंत्री एक्सपायर हुई थी, तो जो सरकार का ताना बाना था वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स और उनके हाथ में भी था। तो हाँ, उसको कंट्रोल किया जा सकता था और बेहतर तरीके से उसको डील किया जा सकता था। वो हमसे कमी हुई, तो उस कमी को हमने माना है, गलती मानी है, और यही कहा है कि भाई आने वाले समय में उन चीजों से हम अपने आप को मतलब लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट करके हमें माफ किया है। और यही बड़ा कारण है, पंजाब में 13 में से 7 सीटें हम जीतते हैं, 4 सीटें सिर्फ उनके पास रह जाती है। आज खासतौर पे सिख कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस वापस कांग्रेस में आया है, और वो मुझे दिख रहा है। जी जी। अगर डिफरेंट कम्युनिटीज की बात करें, जैसे दिल्ली में भी अभी कभी कभी कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे दंगे हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं देखा जाता है तो संघर्ष मिल जाता है देखने को, तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनको सबको साथ लेके चलने के लिए आपके पास, कांग्रेस के पास क्या व्यूज हैं या क्या स्ट्रेटेजीज हैं उसकी? देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी दिल्ली में, खासतौर में अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली में कभी भी दंगे नहीं हुए, ना के बराबर हुए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रॉपर रहती है कि किसी भी प्रकार की कोई ढील ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जब सरकार में ऐसे लोग आ जाते हैं जो खुद ही उसको भड़काना चाहते हैं, उसी का नतीजा था कि यमुना पार में दंगे हुए, कम्युनल लाइंस पे दंगे हुए। तो जहां एक तरफ 2 लोग जिम्मेदार थे, केंद्र में बैठी केंद्र की सरकार, उन्होंने तो आग में घी डालने का काम किया, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जी थे जो स्टैंड ले सकते थे, जो एज ए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचकर उस स्थिति को कंट्रोल कर सकते थे, वो घर में दुबक के बैठ जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप उसके सपोर्टर तो नहीं है? ये आरएसएस का जो एजेंडा है, आप उसी को इम्प्लीमेंट करते नजर आते हैं। तो ये जो एक कम्युनल लाइंस पर जितने भी झगड़े हुए, मुझे याद है हम जब विधायक रहे जहांगीरपुरी और बादली के, कभी हमने किसी तरीके का ये जो है बैलेंस आउट नहीं होने दिया। पिछले साल में जब ये दंगे हुए तो उसकी आग यहाँ पर भी आई, क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदे थे वो कमजोर थे, वो उसको स्टैंड ले नहीं पाए। उस समय भी अगर कोई गया तो देवेंद्र यादव गया, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, या हिंदू कम्युनिटी में जाकर उनको समझाने के लिए
कि हम सब एक एक जो गुलदस्ता है उसके पार्ट हैं। हम साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, तो उससे हम सबका फायदा होता है। लेकिन मैं ऐसे समय में केजरीवाल जी का गायब हो जाना, केजरीवाल जी का स्टैंड नहीं लेना, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करना, कहीं ना कहीं ये उनके जो रिश्ते आज मैं पढ़ता रहता हूँ कई बार, 4 दिन पहले आया कि आरएसएस प्रमुख को शिकायत कर रहे हैं जनाब केजरीवाल जी। आप क्यों कर रहे हैं भैया? आप मतलब क्या आपकी पेरेंट कंपनी है आरएसएस? आदमी चिट्ठी किसको लिखता है? वो तो कोई सरकार नहीं है, पर्टिकुलर अथॉरिटी होगी जिस चीज का वो तो सरकार नहीं है। या तो अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप सरकार को उसकी शिकायत लिखते हैं, आप किसी डिपार्टमेंट को, उसकी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखते हैं। आप क्यों आरएसएस की चिट्ठी लिखते हैं? क्या आपने अंदर वो निक्कर तो नहीं पहन रखी? और कहीं ना कहीं मरकज का मामला ले लीजिए, कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से डील किया गया जहांगीरपुरी और जमुना पार के दंगों को, उससे ही साफ झलकता है कि केजरीवाल जी जो है वो भी कहीं ना कहीं कम्युनल राजनीति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। देखिए आज की डेट में यदि बात की जाए राजनीतिक स्तर की, तो बहुत ना माहौल खराब माना जा रहा है। कैसे माना जा रहा है कि जब हम छोटे थे, जो पिछला समय था, उसमें ना बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मतलब वार्तालाप भी होता था, झगड़ा भी होता था, लेकिन कभी इतने बुरे एलिगेशन नहीं लगाए जाते थे या बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता था, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस के लिए बोल दे जी पप्पू बोल देते हैं उनको, या उनके लिए बोल दे चाय वाला हो गया, किसी के लिए वट एक यदि उसमें संदर्भ में बात की जाए कि लेवल की बात की, राजनीति की बात की जाए, इशारा होता था बोलने के लिए भी कि भाई एक पार्टी ऐसी है जो ये डिसीजन ले रही है जो कि गलत है। आजकल सीधा आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो, तो ये बड़ा गिरावट आई है। मैं इसको गिरावट मानता हूँ, क्योंकि राजनीति में भी एक शुचिता रहती थी। जी जी, एक दूसरे का सम्मान रहता था, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते थे और हम प्रोज और कॉन्स पे डिस्कस करते थे। आज सिर्फ शोर शराबे वाली राजनीति रह गई। माफ कीजिएगा, आपको दिल्ली और देश की जनता ने अगर इतने नंबर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑपोजिशन की बात नहीं सुनना चाहते या आप उनके खिलाफ डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज करें। मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक गिरावट है। हमें अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, लेकिन उसका एक दायरा भी सीमित और फिक्स होना चाहिए, जो कोई उसके लिए कोई बाहर का आगे लाइन नहीं ड्रॉ करेगा। ये मेरा और आपका, जैसे मैंने कहा, कि बेसिक नेचर है। आज राजनीति में जिस तरीके के लोग आ गए कि आप कुछ भी बोल दीजिए। मैं देखता रहता हूँ केजरीवाल जी, मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं और अगर कोर्ट में जाना पड़े तो वहां पे माफी मांग लेते हैं। तो ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, जिसकी चिंता हमें और आपको खास तौर पे आम जनता को जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, शब्दों की मर्यादा खत्म होती जा रही है कि पॉलिटिक्स में कोई भी कुछ ही बोल रहा है, और जो ऐसा लगता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए युवा आपको ज्वाइन कर रहे हैं, सपोज आपको कोई अपना मेंटोर मानता है, तो वो आपको देख के सीखता भी है ना। आप कन्हैया कुमार से कोई आदमी जो सीखेगा और एक देवेंद्र जी से जो कोई सीखेगा, तो उसको एक परिभाषित रूप में तो देखना पड़ेगा ना कि भाई हमारे लीडरशिप कैसे बोलती है, कैसे बात करती है। चलिए, अगर सर आपके हवाई जहाज की बात की जाए तो कहाँ जाके ब्रेक लगेंगे आपके, ये बताओ। मतलब आप अपने आप को फ्यूचर में देवेंद्र यादव जी कहाँ देखते हैं? देवेंद्र एक सेवक है और सेवक ही रहेगा। डिप्लोमेटिक कर दिया। मैं आपको एक बात बोलता हूँ। जी जी, मैं राजनीति में आया तो उसके पीछे मेरा सोशल बैकग्राउंड ज्यादा है रादर देन द पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मेरे मन में ना कहीं पीड़ा रहती है, मेरे मन में ये चिंता रहती है कि समाज का जो रोज अभी आपने चिंता व्यक्त की कि भी गिरावट होती जा रही है, उस गिरावट को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और मैं कहीं ना कहीं एक सोशल वर्कर अपने आप को ज्यादा मानता हूँ रादर देन अ पॉलिटिकल पर्सन। और इसी के चलते आपने तो देखा होगा कि मेरे यहाँ पे जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो निरंतर चलती हैं। और
चाहे वो बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, खिलाड़ियों अब के हम लिए उसी कर पे आ रहे सकते हैं, हैं। कुछ कर सकते हैं। तो मेरा आई एम मोर ऑफ अ सोशल पर्सन रादर देन अ पॉलिटिकल पर्सन। बाकी जो किस्मत में लिखा है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं विधायक भी बनूंगा। जी, किस्मत जी, इस तरफ लेकर गई, जी, जी, लोगों की जिम्मेदारी आई और हमने उसको निभाया। हम्म, तो लीडरशिप भी उसको एक पहचान दी है। मैं तो थैंकफुल हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी लीडरशिप का, कि उन्होंने मेरी स्किल्स को पहचाना, मुझे मौका दिया अलग अलग स्तर पर काम करने का। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। जी, तो जो जिम्मेदारी मिलेगी, जितनी मिलेगी, मैं संतुष्ट लोगों में से एक हूँ। जी, 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 कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से स्लो एंड स्टडी विंस द जी। रेस वाली फॉर्मेट पे आ गए जी। हैं। अच्छा, आप एक फाउंडेशन चलाते हैं नेशन फर्स्ट, उसमें क्या क्या आप करते हैं लोगों के लिए, क्या क्या? नेशन फर्स्ट फाउंडेशन शुरुआत हमने की थी कि जो वातावरण की हम बात करते हैं, जी, जी, पोल्यूशन की बात करें, विजन की जो बात आपने की, तो शुरुआत हमने की थी कि हम देखते थे कि लोग बाग जो है कोई भी खुशी का मोमेंट मनाते हैं तो उसमें फूल लेकर जाते हैं, फूल एक दूसरे को देते हैं। तो हमने शुरुआत की कि वी विल बी गिफ्टिंग अ प्लांट। और आपने देखा होगा कि जो भी मेरे कार्यकर्ता मेरे क्षेत्र में लोग रहते थे, पहले हमने उनके जन्मदिन पर उनको एनकरेज करने के लिए बाकायदा एक लेटर देते थे कि भाई आप भी इस प्रैक्टिस को अपनाएं। अपने दोस्त के, मित्र के, परिवार में शादी हो, गिफ्ट देना है तो प्लांट दें, प्लांट दें। रादर देन कुछ और दें। तो शुरुआत हमारी वहां से हुई। फिर मैंने सभी जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको एक एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और कोई चीज वो प्रैक्टिस में लाते हैं तो नेचुरल सी बात है लोग फॉलो कि करते वो हैं। लोग फॉलो करते हैं। तो मैंने उनको भी ये प्लांटर्स भेजे विद अ रिक्वेस्ट कि आप अपने अपने क्षेत्र में इसको शुरू करें, ताकि एक अच्छा कल्चर डेवलप हो सके। जहाँ वातावरण बेहतर होगा, वहीं आपका वैल्यू भी बढ़ती है। जी, जी, जी। इसके साथ साथ मैंने, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर अगर मैं क्षेत्र कहूँ तो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसमें बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं थी। हमने तय किया कि भाई बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बच्चों को खेल कूद में बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। एंड दैट इज व्हेन चौधरी न्यादर सिंह रूरल स्पोर्ट्स मीट केम इन। उसमें हम लगभग 5,000 बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट गेम्स में। ज़्यादातर रूरल गेम्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, अपना वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बॉक्सिंग, अलग अलग गेम्स, हम क्रॉस कंट्री, वो जी, सारे जी। गेम्स इसमें आते हैं। और मुझे खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म से निकलकर लोग नेशनल और इंटरनेशनल भी हमारे बच्चे खेल स्टूडेंट पाए। स्कॉलरशिप के लिए भी कुछ करते हैं ना? स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अंडर प्रिविलेज बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने ये तय किया पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गए अब तो। 15 साल से हम जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट आते हैं, सेकंड, थर्ड, जी, फोर्थ, जी। फिफ्थ, उनको अलग अलग तरीके से एनकरेज करने की कोशिश करते हैं। उनको जो यहाँ तक स्कूटर, मोटरसाइकिल, लैपटॉप्स, जी, 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 जी। टैब, साइकिल्स, स्कूल बैग्स, किसी भी तरीके से उसको मोटिवेट करना। जी, जी, जी। बच्चा कोई अच्छा परफॉर्म करके निकला और उसको कहीं अच्छे पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए जाना है, वहाँ पे कुछ मदद कर सकते हैं। और दिल को खुशी होती है जब हमारे इस प्लेटफॉर्म से निकलकर कोई बच्चे बच्चा आईआईटी कुछ हाँ चले अच्छा जाते करता हैं। है तो आज एम्स में हमारे बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं, क्या बात डीसी है। से पढ़ के निकले हैं। तो ये जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, और सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब वो सोसाइटी को पे बैक करता है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चे निकले हैं जी, और वो आज इस अच्छे काम में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। जी। चाहे ये अलग अलग चीजें हैं, गरीब बच्चियों की शादियां, जहाँ यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि अगर बच्ची का मैच मिले तो हम उसको हर वो सुविधा जो एक अच्छी शादी में, चाहे घोड़ी पे बिठाना हो, चाहे उसका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान क्या उसके बात, परिवार को एक क्या घर के लिए चाहिए होता है, वो सारी चीज हम प्रोवाइड करते हैं। आप अच्छा काम करते हैं तो कारवां जुड़ता है। आप अच्छा काम करते हैं, नीयत अगर किसी की क्लैरिटी आ जाती है
तो मैंने देखा कि इस काम में सहयोग करने वाले बहुत आ जाते हैं, मिल जाते हैं, साथ देने वाले मिल जाते हैं, बहुत सारे। मतलब मेरे पास शादी करवाने वालों की लाइन लगी होती है कि अच्छा, भाई साहब ये बच्चा मुझे अडॉप्ट करना है, क्या बात, क्या एक बात। बच्चा मुझे अडॉप्ट करवा दो, एक बच्चा मुझे अडॉप्ट करवा बहुत बढ़िया। दीजिए। तो ये आपकी नीयत क्लैरिटी हो, नीयत साफ हो, तो चीजें बहुत मूव ऑन कर जाती हैं। जी जी। हमने कोशिश की है कि महिलाओं को सैनिटरी पैड्स की, क्योंकि गरीब एरिया है, तो उस पे हम काम कर रहे हैं, काफी कुछ किया है। अब कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ महिलाओं का ये ग्रुप उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करे और फिर जी जी वो जी, ही हाँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत करें। छोटा मार्जिन रख के, क्योंकि मार्केटिंग का बहुत ज्यादा खर्चा आता है, एक्सपेंसेस काफी, तो वो महिला को कट करके आगे मिल जाए और इनको एक रोजगार मिल जाए, उस पे काम जारी है। जी जी जी। तो अलग अलग हैं पहलू। आप डिस्क्रिप्शन बड़ा शानदार देते हैं, तो एक लास्ट आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। आपको सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्रिप्शन देना है, एक वर्ड में? सिर्फ एक वर्ड में। अब डिस्क्रिप्शन ठीक है ना? चलिए कोशिश भाई करेंगे। वो तो बड़ा कर देते हैं, फिर मुश्किल हो शब्द जाती कोशिश है। करते हैं। अच्छा, वन वर्ड फॉर इंदिरा जी। आयरन लेडी। राइट। अटल जी। अटल जी एक अच्छे राष्ट्र नेता। केजरीवाल जी। फर्जीवाल जी। अच्छा, ओवैसी जी। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, आप समझ गए। अच्छा, लास्ट राहुल जी। राहुल जी एक विजनरी, और मैं कहूँ कि एक ऐसे नेता जो विजनरी में आप सारी चीजें ले सकते हैं, कमिटेड विजनरी। जी जी जी। अगर मैं कहूँ तो दैट वुड बी द वर्ड। जी जी। तो आपने आज हमें बहुत सारा समय दिया अपना, और नेक्स्ट समय के लिए हम आज से अभी आपको एक रैपिड फायर में चलेंगे। मैं भी आपसे पूछ सर लेता मुझसे हूँ। मत पूछो। देवेंद्र यादव। एक जेंटलमैन। सो नाइस, थैंक यू। भाइयों के भाई। थैंक यू। सीरियसली, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूंगा या कुछ, बिकॉज हमारा ऐसा होता है भैया कि हम सबके पास जाते हैं, है ना, सबकी आइडियोलॉजी पे वर्क कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो हैं वो निकल के आए, है ना, और वो बोलचाल से ही संभव होता है, उसमें हंसी मजाक में भी निकलता है आदमी का, दुख दर्द भी निकलता है। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, कि पॉल्यूशन पे बात की, या दिल्ली की किसी प्रॉब्लम को लेके बात की, महिलाओं की बात की। ये बात कौन कर पाएगा? जो उनके पास गया होगा, है ना। अगर कोई बात आप तक आई है तो ऐसा तो नहीं आपने किसी से सुना और आपने बोल दिया, फॉरवर्ड कर दिया, ऑब्वियसली नहीं। तो ये हम कोशिश करते हैं कि भाई जान पाए अच्छे से। अब हमें नहीं पता हम कितने सफल होते हैं, बट आपने हमें इतना सारा समय दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी, अच्छा हाँ, एक स्पेशल मैसेज हमारे वरेनियम टॉक्स की पूरे जो ऑडियंस देखती है उनके लिए, एज ए देवेंद्र यादव जी, नॉट ए पॉलिटिशियन। वो पॉलिटिक्स का हम हटा देते हैं ना बैच। अभी मेरा ये मानना है कि समाज में, जिस समाज में हम सब रह रहे हैं, उसमें हमें छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर करना चाहिए। इट्स मोर अबाउट पेइंग बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी आपको बहुत कुछ देती है, तो मेरा सिर्फ सभी साथियों से, जो भी हमारे इस व्यूअर है और जुड़े हैं, जो ये प्रोग्राम देखता है, तो मैं ये कहूँगा कि एक सोशल वर्क में आपका कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। उससे आप अपने क्षेत्र को बिल्ड कर सकते हैं, उससे आप दिल्ली बिल्ड कर सकते हैं, और उससे नेशन बिल्डिंग का काम एक बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, जैसे अभी सर ने मुझे बोला कि देवेंद्र यादव, एक मुझे बताओ कि जैसे मैंने बोला जेंटलमैन, तो हमारे यहाँ गांव साइड में जो पुराने जैसे लोग आए हैं, सिरसपुर के हो गए जैसे, या और कहीं से आए हैं जो आपकी क्षेत्र में रहते हैं, तो वो मैं अभी बीच में भूल गया, एक्चुअली मैं आपकी बातों में खो गया। तो वो एक बात हो रही थी, कई सारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे थे गाँव के, जो बिल्कुल देसी वाले होते हैं, तो उन्होंने बोला जी देवेंद्र यादव, बात चल रही थी आपकी, तो जो विरोधी हैं आपके, मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ कि भाई जो विरोधी हैं आपके, तो वो बात करते हैं आपस में, भाई देवेंद्र यादव जैसे नाम आए तो बोलते हैं अरे मानस बहुत बढ़िया पर पार्टी गलत है। उनको तो आप उसको डिस्क्रिप्शन कर दो, उनका क्वेश्चन का आंसर दे दो। मुझे लगता है कि उन्होंने जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको ठीक से पढ़ा नहीं। अगर वो वाकई में देवेंद्र यादव को पसंद करते हैं तो वो कांग्रेस को भी पसंद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जीने का काम देवेंद्र यादव कर रहा है।
सबको साथ लेके चलना, सोसाइटी में थोड़ी बहुत अपनी प्रेजेंस रखकर कंट्रीब्यूट करना। दिस इज व्हाट देवेंद्र यादव इज डूइंग। देवेंद्र यादव उससे अलग तो कुछ नहीं कर रहा, सबके साथ अच्छे से मिल लेता है, खुश होके मिल लेता है जी। आप की भाषा में, हमारी देसी भाषा में कोड़े भर के मिल लेता है। जी, राजी रहे। जी। तो राजी रहना सीखना चाहिए। क्या बात। और वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी वही है, जी, उसमें सबको सम्मिलित करते हैं। एक विजन है कांग्रेस के पास इस देश को यहाँ तक। सबसे पहले तो कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई, फिर इस देश को 1947 में जब सुई भी नहीं बनती थी, उस देश से आज विश्व गुरु के रूप में अगर पहचान हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है। हाँ, कुछ समय आया है ये, इस समय जिस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादा चल गई है, गलत जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जिससे आदमी खासतौर पे जो नया बच्चा है, नए लोग हैं, वो उनका जो या जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा नहीं, कनेक्ट नहीं रहा, तो वो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि देवेंद्र पार्टी बहुत बढ़िया है, पार्टी बहुत बढ़िया है। क्या बात है। थैंक यू। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपके साथ फिर दोबारा किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में वही कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।